नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। एनकाइलोजिंग का मतलब होता है फ्यूज हो जाना। स्पॉन्डिलाइटिस मींस स्पाइन एंड आइटिस, मतलब सूजन के कारण स्पाइन का फ्यूज हो जाना। स्वेलिंग, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, इसको कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है। आपके पर्चे के अंदर आप कई दूसरे नाम भी देखते होंगे, जैसे लोग इसको आमतौर पे बोल देते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस मींस स्पाइन के अंदर होने वाला इन्फ्लामेशन, या उसी को और अच्छी तरह बोलते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, मतलब उसका फ्यूजन और सूजन दोनों चीजें साथ में, या फिर इसको बोलते हैं SPA, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सभी इसी चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं इलनेस के हिसाब से। कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ऐसी बनती है कि इसमें इन्फ्लामेशन कम होता है, तो बजाय आइटिस लगाने के इसको स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी बोलना ज्यादा बेहतर है। फिर एक वर्ग बोलता है चूंकि ये मोस्टली स्पाइन में होता है तो इसको एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी बोलें। फिर कई केसेस में यह देखा गया है कि इसमें पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जैसे शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगा, या हिप इन्वॉल्व होगा, नी इन्वॉल्व होगा, डिफरेंट डिफरेंट और जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर इसको बोलते हैं पेरिफेरल स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी। तो किसी भी एक नाम से ये आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है, उसमें मेंशनिंग हो सकती है, पर यह बीमारी एक ही है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स के अंदर, खास तौर से स्पाइन में, और एक तरह का बम्बू स्पाइन हो जाता है उस इन्फ्लामेशन के कारण। पहले इन्फ्लामेशन होगा, उसके बाद में उसके अंदर फाइब्रोसिस होगी, फिर कैल्सिफिकेशन होगा, और फिर सारी हड्डियां एक दूसरे से जॉइंट को डिसरप्ट करते हुए चिपक जाएंगी। तो पेशेंट को अगर किधर मुड़ के भी देखना है तो उसको पूरा घूम करके ऐसा देखना पड़ता है। वो अपनी गर्दन या अपनी स्पाइन को उतना ट्विस्ट नहीं कर सकता, और अगर जबरदस्ती करेगा तो फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो शुरू में तो ये बीमारी इतनी साधारण लगती है, पेशेंट उसकी भयावहता को समझ नहीं पाता, और कई बार देखा है 5 साल 8 साल 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। पर जिन पेशेंट्स के अंदर इसकी शुरुआती दौर के ही अंदर तीव्रता काफी अच्छी रहती है, उन केसेस में अनफॉर्चुनेटली देखा गया है 5-7 साल के अंदर लोगों के हिप जॉइंट, नी जॉइंट रिप्लेस करने की नौबत तक आ जाती है। क्योंकि अगर स्पाइन की बीमारी है आप सोचेंगे तो फिर घुटने और हिप क्यों बदली हो रहे हैं, क्योंकि इसका फैलाव होता है। ये हिप में भी आएगा, नी में भी आएगा, शोल्डर में आएगा, उसके बाद में पूरे चेस्ट में आएगा, नेक में जाएगा, तो इसका फैलाव होता है। फिर उसके बाद में बाकी के जॉइंट जैसे हील में जाएगा, हाथों में भी आ सकता है, तो इस तरह से इसका फैलाव होता है। इसकी जो शुरुआत है, मोस्टली जो इसकी कॉमन एज है वो है 20 साल से 40 या 50 साल के लोगों में होता है। मेल्स इसमें ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, मेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है, 3:1 का उसमें रेशो रहता है। और ये जो पूरी पॉपुलेशन है उसका लगभग 0.2%, अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटी पॉपुलेशन है, मात्र 0.2% लोगों के अंदर ये पाया जाता है, और फैमिली के अंदर पॉजिटिव हिस्ट्री हो सकती है। साथ में इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, शुरुआत कैसा होगा, जैसे स्पाइन के अंदर लो बैक में उसको पेन आना शुरू होगा। लो बैक को भी अगर हम और अच्छी तरह समझें तो जिस जगह पर बेल्ट आता है उस जगह सेंटर से दोनों साइड में जब पेशेंट बैठेगा तो बोलेगा उसके पुट्ठे में दर्द होता है। तो इस तरह की कुछ स्थिति बनेगी। सुबह के समय ज्यादा दर्द होगा, थोड़ा एक्टिविटी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ये पेन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो उसको लगता है ठीक है, कोई धमक, या साइकिल पे चलते समय या बाइक चलाते समय बाइक की धमक के कारण ये प्रॉब्लम उसको आ रहा है। तो फैमिली फिजिशियन पे जाता है, दर्द की गोलियां खा लेता है, और दर्द की गोलियों के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करता है पेशेंट। तो उसको लगता है कि ये तो ठीक हो गया, जरूर बाइक वाइक पे धमक लग गई थी इसलिए ये हुआ है। तो इस तरह का उसके मन में विचार आता है, और शुरुआती समय जो है ऐसे ही उसका निकल जाता है बिना कुछ ज्यादा मालूम पड़े। पर जब ये पेन लंबा रहने लगता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो मरीज की फिर चिंता बढ़ती है, क्योंकि फिर इसका एक्सपांशन दूसरे एरियाज में होना शुरू होता है।
तो जब ये एक्सपांशन होना शुरू होता है तो मरीज की चिंता वापस से बढ़ना शुरू होती है, फिर वो जाता है प्रॉपर डायग्नोसिस की ओर। तो इसमें एक्चुअल होता क्या है, जो भी लिगामेंट और टेंडन है जिससे जॉइंट एक जगह बंधा हुआ है या जिसके कारण हमारे मूवमेंट्स होते हैं हाथ पैर और बाकी के सारे अंगों के, वो लिगामेंट और टेंडन जहां पर जाकर हड्डी पर जुड़ते हैं उस जगह पर सूजन आना शुरू होता है। और ये सूजन की शुरुआत होने के बाद में ग्रेजुअली वहां पर फाइब्रोसिस होना शुरू होती है, कैल्सिफिकेशन चालू होता है और उसके बाद में वो पूरे जॉइंट को ग्रेजुअली इन्वॉल्व करता है और जॉइंट उधर ही फिक्स हो जाता है। तो स्पाइन के पूरे जॉइंट लंबर से लेकर के थोरैसिक और सर्वाइकल गर्दन तक पूरे जॉइंट धीरे 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 फिक्स होने लगते हैं। पेशेंट का धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मूवमेंट ग्रेजुअली घटता है। फिर इसका पेरिफेरल एक्सपांशन होता है। वो कैसे होता है, या तो पेशेंट बोलेगा शोल्डर्स में पेन है, या फिर ये स्टर्नम में, यहाँ के जो छाती के सामने के जोड़ होते हैं इनमें दर्द उसको रहने लगेगा, या फिर बोलेगा पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हिप में पेन आ जाता है, हिप में, पुट्ठे में, उसके बाद में घुटनों के अंदर दर्द आने लगता है ग्रेजुअली। तो फिर मरीज की चिंता धीरे धीरे बढ़ती है। कई बार केसेस में देखा गया है आंखों के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, कभी एक में कभी दोनों में। तो ये सारे जब प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तो फिर उनका जो फैमिली फिजिशियन है वो रेफर कर देता है उनको कंसल्टेंट के पास या रूमेटोलॉजिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। फिर जब ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कई मरीजों की डायग्नोसिस होने में 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं, तब तक उन्हें पता ही नहीं रहता कि इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या एसपीए है। उनको मालूम ही नहीं रहता, वो छोटा मोटा इलाज करते रहते हैं और तब तक नौबत आ जाती है या तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। पर शुरुआती दौर में पेशेंट को दर्द के साथ में हल्की थकान सी महसूस हो सकती है, बुखार जैसा महसूस हो सकता है, या फिर और लेटर स्टेज में उसको कई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे एओर्टाइटिस हो जाएगा या हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा। हाँ, टेंडन लिगामेंट में तो प्रॉब्लम ये आम बात है, कभी एड़ी के अंदर दर्द होता है, कभी फुट के अंदर दर्द होता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, वर्टिब्रास के अंदर फ्रैक्चर्स आने लगते हैं क्योंकि वहां पर सब बम्बू स्पाइन हो गया है। अगर जरा भी पेशेंट जबरदस्ती फिर बाद में अगर जबरदस्ती एक्सरसाइज करेगा तो माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। हाँ, इस कई बार वर्टिब्रा ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कंप्रेस होकर के फ्रैक्चर हो जाता है, हल्का फुल्का पेन बना रहता है, धीरे धीरे वो पेन चला जाता है, मतलब फ्रैक्चर हो भी गया, जुड़ भी गया, मरीज को पता भी नहीं पड़ा और उसका धीरे धीरे जो कर्वेचर है बैक का ऐसा क्वेश्चन मार्क के जैसा झुक जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। फिर बाद में किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, साथ में इसके कुछ दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे सोरियोसिस हो सकता है उनको। तो इस तरह की तकलीफें साथ में, या फिर कुछ पेट की तकलीफें हो सकती हैं जैसे क्रॉन्स डिसीज इसके साथ में पाई जाती है। तो इस तरह के एसोसिएटेड इलनेसेस भी हो सकते हैं। अब इसका जब डायग्नोसिस करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स को भी कई बार दुविधा होती है, क्योंकि जो स्पेसिफिक टेस्ट है जरूरी नहीं है कि वो हर केस में पॉजिटिव हो ही। पर पहला क्लिनिकल क्राइटेरिया आता है। क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या आएगा, बैक में पेन जो कि 3 महीने से अधिक लंबे समय से है, कमर की मोबिलिटी अफेक्ट हो चुकी होती है, दूसरा पॉइंट ये रहता है। तीसरा पॉइंट रहता है कि उनको चेस्ट का अगर उनको एक्सपांशन करने के लिए बोला जाएगा सांस भर के, तो वो ज्यादा चेस्ट उनकी एक्सपांड नहीं होगी। उसी तरह से बैक भी उनकी एक्सपांड नहीं होती है। फिर जब उनका एक्सरे लिया जाता है तो उसमें दोनों जॉइंट्स के अंदर जो सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं उसमें 2nd to 4th ग्रेड तक का इन्फ्लामेशन पाया जाता है। या फिर अगर एक ही जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, एक ही सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर एटलीस्ट ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का उसके अंदर इन्फ्लामेशन जॉइंट में पाया जाता है। तो ये 4 सिम्टम हो या इनमें से कोई भी 3 चीजें अगर पॉजिटिव हैं तो समझिए पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही होना चाहिए। इसके अलावा कई लोग दूसरे फॉर्मूलेस भी अडॉप्ट करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे बैक में इन्फ्लामेशन तो है ही, साथ में इसको बोलते हैं, वो लोग डिफाइन करते हैं लाइकलीहुड रेशियोज के साथ में। जैसे इन्फ्लामेशन है बैक में तो उसको 3.1 रेटिंग दी जाती है।
फिर अगर मान लीजिए हील में पेन है साथ में तो उसको 3.4 रेटिंग देते हैं। फिर उसके बाद पेरीफेरल आर्थराइटिस है, मतलब हाथों में भी दर्द हो रहा है या शोल्डर्स में पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द आ गया है, तो उसको 4 LR4 बोला जाता है। फिर उसके बाद में हाथ की उंगली मान लीजिए पूरी सूज गई है, ये पूरी उंगली सूज गई है, खासतौर से ये सेकंड जॉइंट और आजू बाजू के सारे पूरी उंगली ही सूजेगी, तो वो अगर मान लीजिए डेक्टिलाइटिस हो गई है तो उसको 4.5 रेटिंग देंगे। फिर आंखों में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको 7.3 रेटिंग देंगे। फिर ये सारी रेटिंग्स लेने के बाद में उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर वो रेशो 200 के ऊपर जा रहा है तो समझो इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। इसमें कई और फैक्टर्स भी हैं, जैसे वो दर्द की गोलियों को कैसा रेस्पॉन्ड करते हैं, या फिर एक्यूट फेज के साथ में वो क्रॉनिक में चले गए हैं क्या। फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं जो बहुत महत्व रखते हैं, जैसे HLA-B27 है। B27 ये बेसिकली एक तरह का जेनेटिक कोड है जो इनके अंदर पाया जाता है। इसको काफी अधिक हद तक HLA को रेस्पॉन्सिबल माना गया है कि ये ऑटो इम्यून प्रोसेस को इनिशिएट करता है और इसके कारण एंटीबॉडीज बनते हैं और उन एंटीबॉडीज के कारण ये सारा डैमेजेस चालू होता है। फिर MRI की रिपोर्ट है, उसको भी 9 की रेटिंग दी गई है एज फार एज लाइकलीहुड रेशो इज कंसर्न। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर ये पूरे क्राइटेरिया का टोटल 200 के ऊपर आता है तो समझ लिए इस पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। और ये डाउट की स्थिति क्यों है, हम चाहते तो सीधा HLA-B27 टेस्ट कर सकते थे, पर समस्या क्या है, HLA-B27 लगभग 8 से 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में पॉजिटिव पाया जाता है और मात्र 20% पेशेंट को ही HLA-B27 पॉजिटिव होने के बाद में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम पॉजिटिव आते हैं। तो ये समस्या है, इसके लिए हर एक को अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो भी नहीं बोल सकते कि इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। और दूसरी चीज, जिनमें ये साइन एंड सिम्टम हैं उन पेशेंट्स में 95% केसेस के अंदर HLA-B27 पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो HLA-B27 के बेस पे ESR बढ़ा हुआ होता है, CRP बढ़ा हुआ होता है, MRI का पिक्चर होता है। अच्छा, इनमें RA टेस्ट करने जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, तो इन बेसिस पर इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अच्छा, इसके पीछे जो रीजन है वो तो मैंने आपको बताया कि HLA जो एंटीजन है पर्टिकुलर, ये इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनते हैं बॉडी के डिफेंस सिस्टम के द्वारा और उसके कारण ये सारी समस्या आना शुरू होती है। पर अभी जो रिसेंटली कई रिसर्च की गई हैं 2016 और 17 में, उसमें एक और एंगल इसका निकाला गया है कि जो गट के अंदर हमारे पेट में जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया पेट में पाए जाते हैं, वो माइक्रोबायोम्स जो हैं वो फूड के ऊपर जिस तरह का अपना एटीट्यूड या फिर जिस तरह का अपना रिएक्शन देते हैं, वहां कहीं पर कुछ एंटीजेंस वहां से एब्जॉर्ब होते हैं और वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस सारी प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जिनमें क्लैप्सिला न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, लगभग 70% लोगों के अंदर HLA एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं। और ह्यूमन ट्रायल में यह भी देखा कि अगर ऐसे पेशेंट्स में स्टार्च को अगर डाइट में कम कर दिया जाए और क्लैप्सिला न्यूमोनी की अगर पूरी ही जो वहां पर कॉलोनी है उस पर कंट्रोल पाया जाए तो साइन एंड सिम्टम ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं या उन पर कंट्रोल आ जाता है। तो ये कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं पर इन दोनों चीजों का कनेक्शन हो सकता है। अब इसका इलाज क्या? इलाज के लिए पेशेंट कई बार गफलत में ही रहता है, वो एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से दूसरा थेरेपी, उसी को ही चेंज करता रहता है और उसको ये लगता है कि ये नहीं तो इसकी ज्ञान कम है, वो दूसरा डॉक्टर मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देगा। पर इसी चीज के अंदर उसके 5-7 साल निकल जाते हैं और उसको प्रॉपर ट्रैक ट्रीटमेंट का नहीं बन पाता। तो उससे बेहतर ये है कि वो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर लग के अपनी डायग्नोसिस करे, किसी समझदार डॉक्टर के पास जाए, डायग्नोसिस कराए और फिक्स ट्रीटमेंट है जो मैं उसको 5 स्टेप्स के अंदर देना प्रेफर करता हूं। सबसे पहला है डाइट। देखिए, हम जितने भी एलोपैथिक और रूमेटोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं, यूजुअली वो लोग बोल देते हैं नहीं, डाइट से इसका कोई कंसर्न नहीं।
मैं उन सभी डॉक्टर कलीग्स को और मेरे पेशेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, परंतु चूंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इन्फ्लामेशन एक मेन फैक्टर है इस पूरी बीमारी के पीछे, तो अगर आप डाइट इस तरह की लेते हैं जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में करके रखे, और दूसरा कई डाइट इस तरह की हैं जिनको लेने से बदन में सूजन बढ़ता है, तो एक तरफ तो बीमारी सूजन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो इटसेल्फ स्वेलिंग को बढ़ाती है, तो ये 1+1 मिलके 11 होते हैं और पेशेंट की तकलीफ उतनी बढ़ जाती है। उसकी जगह हमको क्या चाहिए, हम ऐसी डाइट लें जो सूजन को घटाए। तो क्या होगा, बीमारी सूजन को बढ़ाएगी, हमारी डाइट सूजन को घटाएगी, चीजें न्यूट्रलाइज होंगी, पेशेंट को डाइट से ही इतना रिलीफ आ जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि उसके दवाई के डोजेस कम हो जाएंगे, उसकी इलनेस की सीवियरिटी कम हो जाएगी। तो इसके लिए मैं मेरे पेशेंट्स को क्या बोलता हूं कि प्रॉपर डाइट जो है आपका फर्स्ट डिफेंस है। तो इस प्रॉपर डाइट फर्स्ट डिफेंस को आप मिस ना करें। कई सारे डॉक्टर, कई सारे पेशेंट इस फर्स्ट डिफेंस को ही मिस कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको भी अगर मेरे असिस्टेंट से डाइट चार्ट नहीं मिला है तो आप फोर्सफुली उसको मंगाएं। वैसे तो मेरे सबको इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि मेरे सारे पेशेंट्स के पास में ये डाइट चार्ट हो और वो डाइट को प्रॉपर फॉलो करें। उसमें मैंने क्लियर 2 सेगमेंट दिए हुए हैं, एक वो डाइट जो आपके बॉडी में स्वेलिंग कम करती है, दूसरी वो डाइट जो आपके बॉडी में स्वेलिंग बढ़ा सकती है, उसको आप अवॉइड करें। दूसरा पॉइंट इस बीमारी के अंदर ध्यान रखने का यह है कि आप एक्सरसाइज करते रहें। हफ्ते में 7 दिन या कम से कम 5 दिन आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना ही है। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना करके आपको दूंगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से जॉइंट्स का मूवमेंट और क्या क्या करना है, वो आप मेरे असिस्टेंट से बात करके और मंगा सकते हैं। तो अगर आपने इस बीमारी में ये सोचा कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा दर्द बढ़ जाएगा, या आपने कमर में पट्टा बांध लिया, तो डेफिनेटली मान के चलिए आपकी तकलीफें बढ़ने वाली हैं। तो बजाय वो करने के आप अपनी सारी एक्टिविटीज चालू रखें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तीसरा आता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। जैसा मैं कई बार रिकमेंड करता हूं लॉन्ग लिव लाइफ से भी कि आप 4 स्टेप टोटल लें, उसके बाद में जॉइंट फ्रेश लें जो कि CDRI का रिसर्च प्रोडक्ट है। अक्सर मैंने ये देखा है ऑर्थोपेडिशियन और एलोपैथिशियन, क्योंकि इसमें जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कार्टिलेज खराब हो जाती है, सांधा पूरा खराब हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यू पूरा इन्फ्लामेशन से खराब होता है, पर वो लोग सूजन और दर्द कम करने की दवाइयां देते हैं, पर उन लोग को इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि मैं कार्टिलेज को सेव करने की दवाइयां दूं मरीज को। पर जब वो कार्टिलेज खराब हो जाती हैं, मरीज का हिप खराब हो जाता है, उसका घुटना खराब हो जाता है, फिर उनको होश आता है, फिर बोलते हैं कि अब तो भाई इसका आप सर्जरी करा लो, ये खराब हो चुका है। तो बजाय वो करने के डे 1 से जॉइंट फ्रेश जैसा कोई सप्लीमेंट पेशेंट को लेना चाहिए, जिससे उसके कार्टिलेजेस लाइफ टाइम के लिए बचे रहें, लंबे समय तक बचे रहें, और जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने की उसको नौबत ना आए, इसका विशेष ख्याल रखें। साथ में कुछ एक सप्लीमेंट जैसे विटामिन डी जो आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है वो जरूर लें, विटामिन सी लें, और बाकी के बी कॉम्प्लेक्सेस लें। और इसमें न्यूरोपैथीज भी देखी गई हैं, तो न्यूरोपैथीज को हैंडल करने के लिए नसों के अंदर सुनपन या फिर स्ट्रेंथ का कम हो जाना ये काफी आम बात है, तो उसके लिए भी प्रॉपर सप्लीमेंट लेना जरूरी है, जैसे कि नर्वोकूल। तो इस तरह का सप्लीमेंट कंटिन्यूअस लें। इसके साथ में अगर फिर भी आपका इन्फ्लामेशन और पेन कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो चौथे नंबर पे हमको जाना पड़ेगा एलोपैथिक प्रॉपर मेडिकेशन के लिए, जिसमें NSAIDs फर्स्ट, दर्द की गोलियां जैसे नेप्रोक्सेन या फिर सेलेबोकॉक्सिक या फिर इंडोमेथिसिन, आइबुप्रोफेन या सिंपल पैरासीटामोल भी अगर लेते हैं तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, डॉक्टर्स का डीमार्ट्स देते हैं, जैसे साजो मतलब सल्फासेलाजीन या फिर HCQS या फिर मिथोट्रेक्सेट, साथ में फॉलिक एसिड या फिर लेफ्लुनामाइड, ये दूसरा ग्रुप दिया जाता है। कुछ केसेस में जिनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो रही है, उनमें स्टीरॉइड्स का भी सपोर्ट लेना पड़ सकता है, पर इसको एज ए ब्रीज थेरेपी थोड़े समय के लिए दिया जाता है। पर पेशेंट कई बार इसका मिसयूज करते हैं, वो गपचुप अपने आप ही लेते रहते हैं और उनके हिप फिट जल्दी से कई बार खराब हो जाते हैं।
ये समस्या अक्सर मैंने पेशेंट्स में देखी है। बोलते हैं साहब ये गोली खाने से मेरे को अच्छा रिलीफ मिलता है तो मैं बस अब यही गोली खा रहा हूं। तो वो करना बहुत गलत साबित हो सकता है, आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट का मेन कारण बन सकता है, तो उससे आप बचें। फिर अगर किसी पेशेंट की कंडीशन इसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आती तो उसको बायोलॉजिक्स लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये सारी मेडिसिन के बाद में अगर मान लीजिए कहीं डिफॉर्मिटी है तो डेफिनेटली सर्जरी करना पड़ेगा। पर कोशिश ये करें, अगर आप डे 1 से इन सारी चीज़ों का, चारों चीज़ों का, क्या क्या, डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, फिर आपका एलोपैथिक मेडिकेशन, इन सब का प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो आपको ये स्थिति में, सर्जरी की स्थिति में जाना ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग अपने डॉक्टर्स ही खाली बदलते रहते हैं, एलोपैथिक, उसके बाद में आयुर्वेदिक, उसके बाद में होम्योपैथिक, इसी में ही बदलते रहते हैं और उनको लगता है कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर उनको अमृत देगा और ये पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। ये क्योर नहीं होने वाला है, मैं आपको डे 1 पे बोलता हूँ। आपको धोखा देंगे कि मैं आपका 2 साल में कर दूंगा, मैंने 10 पेशेंट किए, मैंने 50 पेशेंट किए, मैंने सैकड़ों किए, हजारों सही कर दिए, और पेशेंट उस धोखे में आ जाता है। फिर वो 2 साल बाद बोलते हैं भाई आपका नसीब खराब है, मैं क्या करूं। तो ये जो मैंने आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बताए अभी तीसरे नंबर पे, ये सारे हर्बल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो न्यूट्रिशनल कैटेगरी के अंदर स्पेशली प्रिपेयर किए गए हैं इस प्रकार से कि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। और ये पूरी तरह से स्टीरॉइड से फ्री हैं, पेस्टिसाइड से फ्री हैं, हैवी मेटल से फ्री हैं। ये इस तरह के सेटअप में बनाए जाते हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और प्रॉपर USDA अप्रूव्ड प्लांट है, उसमें ये बनाए जाते हैं। तो आप इसको बेफिक्र होके ले सकते हैं। फिर हमारा, जैसा मैंने आपको चौथा डिफेंस बताया, कोई एलोपैथिक सपोर्ट अगर लगता है तो वो, और 5वां सपोर्ट है हमको रेगुलर ब्लड चेकअप कराते रहना चाहिए, खास तौर से ये देखने के लिए कि हमारा ESR, हमारा CRP लेवल क्या है, जिससे हमें पता पड़ता रहे कि हम इलनेस के किस फेज के अंदर हैं। और उसके साथ में लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट और विटामिन्स का प्रोफाइल, ये काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस तरह के सप्लीमेंट्स और बाकी चीज़ें ले रहे हैं तो पॉसिबल है आपको इस तरह के ब्लड टेस्ट की ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी कॉशियस रहने के हिसाब से अगर आप 6 महीने के अंदर एक बार टेस्ट कराते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। और अगर आप एलोपैथिक टैबलेट्स कोई सी भी ले रहे हैं तो 3 महीने के अंदर आपको ब्लड टेस्ट कायदे से कराना चाहिए, जिससे आपके लिवर और किडनी फंक्शंस के बारे में पता पड़ता रहे। तो ये सारे प्रिकॉशन लेने पे आपकी लाइफ एकदम स्मूथ निकलेगी, हेल्दी निकलेगी, बिना सर्जरीज के निकलेगी। आप चाहें तो इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, आप मेरे से फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद में आप आके दिखा सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप मेरे से व्हाट्सएप कॉल पे भी बातचीत कर सकते हैं और पूरे प्रिकॉशन लें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप एक नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके अपनी क्वेरी सबमिट करें, मेरे असिस्टेंट या मैं खुद आपको इसमें मदद करूंगा। थैंक यू।